Hi guys, how are you all? Today we will be discuss about magnetic effect of electric current. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है रियलिटी में? किसी भी कंडक्टर पर अगर इलेक्ट्रिक करंट लगाते हैं तो उसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। तो उसी चीज को आज हम बहुत ही डिस्कस तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से स्टडी करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं? तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो उसकी डेफिनेशन क्या हो जाती है? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिंग या फ्लोइंग, पासिंग को ही क्या बोल देते हैं कभी कभी? फ्लोइंग थ्रू एनी वायर, अब वायर को ही क्या बोलते हैं? दूसरा नाम कंडक्टर। भैया वायर को ही कंडक्टर बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। थ्रू एनी कंडक्टर या एनी वायर, देन क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड इज सेटअप, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। सेटअप होता है तो भैया बनता है, सेटअप का मतलब बनता है, हिंदी लिख लीजिए, बनता है समझने के लिए। सेटअप अलोंग द होल लेंथ ऑफ द स्ट्रेट वायर और कंडक्टर, या तो उसको कंडक्टर बोलो या वायर बोलो। भैया स्ट्रेट किस लिए बोला? क्योंकि कोई तार है तो लंबाई तो होता है, स्ट्रेट ही तो होता है। कभी भी कोई वायर ऐसा तो नहीं है कि गोल गोल घुमा के लगा दिया, स्ट्रेट ही होता है। अब जैसे आप ये वायर देख रहे हैं, ये क्या है? एक तार है। कहने को तो ये डाटा केबल है, लेकिन इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूं। ये क्या है? एक तार। अगर मैं इसमें एक तरफ से बिजली का करंट लगाऊंगा, यानी इलेक्ट्रिक करंट लगाऊंगा, बोर्ड के अंदर लगाऊंगा, तो इसमें क्या होगा? करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा तो वही तो बोल रहे हैं, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पासिंग या फ्लोइंग थ्रू एनी कंडक्टर, देन मैग्नेटिक फील्ड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो इतना है इसको याद रखिए। इसी पे सारा डीसी मशीन, एसी मशीन, यानी मशीन का सारा पोर्शन इसी पे डिपेंड करता है। अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो समझ लीजिए आपका मशीन क्लियर हो गया आज ही। कैसे हो गया सर? मान लीजिए ये क्या है? बिजली का तार। तार बोले तो सर इलेक्ट्रिक कंडक्टर। अब इसमें करंट फ्लो कराया। क्या कराया? करंट का फ्लो। तो सर ऐसे होता है करंट का फ्लो, यानी इस तरीके से, यानी इस दिशा से इस दिशा में होगा। ये जब तार लगाते हैं तो ऐसे ही तो होता है। तो इसकी वजह से इस वायर के अलोंग क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा सेटअप। मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। इस तरीके से सर्किल की तरह मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। सर ये क्या वही मैग्नेटिक फील्ड है जो चुंबक वाला होता है, यानी चुंबक किसी चीज को चिपका लेती है अपने आप में? बिल्कुल वही है, यानी इसकी स्ट्रेंथ थोड़ा कम होती है, चुंबक की ज्यादा होती है, लेकिन ये भी चिपका सकता है। अगर छोटे मोटे कण आते हैं तो उनको चिपका लेता है। ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड भी सर 90 डिग्री पे होता है? बिल्कुल 90 डिग्री पे होता है, यानी किसी भी कंडक्टर की सरफेस पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो सर यहां से क्लियर होता है, अगर किसी तार के अंदर बिजली दें यानी इलेक्ट्रिसिटी दें तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है तार की सरफेस पे बनता है। अच्छा, इसीलिए जो तार होते हैं किसी भी मोटर या जनरेटर के अंदर, इसीलिए तार लपेटे जाते हैं कॉपर के, ताकि मैग्नेटिक फील्ड बने, चुंबक बने और वो रोटेट करने लग जाए। खिंचाव तनाव इसलिए तो होता है उसके अंदर। अच्छा, अब समझ में आया सर? तो यहां से इसको रफ करते हैं। तो सर आपने पता कैसे लगाया कि इस तार के अंदर करंट बना? तो उसी चीज को अब स्टडी करेंगे कि कैसे पता लगाते हैं, कौन से साइंटिस्ट ने कैसे पता किया था इसी चीज को, और एग्जाम में क्या पूछता है। तो यहां से इसको नोट डाउन कर लेना और रफ कर देता हूं मैं इसको। तो इसी चीज को स्टडी करने के लिए क्या है? तो सबसे पहला पॉइंट लिख लीजिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ही कभी कभी फोर्स भी बोल देता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स, यानी फोर्स बोलो या इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, बात एक ही है। along the whole length of wire
ऑफ वायर इन फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में होती है बताइए? ये होती हैं भैया, इस तरीके से मैंने बताए थे, तो ऐसे हो रही हैं, ऐसे इस तरीके से। तो क्या आप क्या देख पा रहे हैं? एक सर्किल देख पा रहे हैं, इस तरीके के सर्किल देख पा रहे हैं, गोल गोल घूम रही है। तो इन फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल, कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स। सर मैंने तो सर्किल सुना है आज तक, सर्किल मीन्स गोला, सर्किल माने गोला होता है। ये कॉन्सेंट्रिक क्या मतलब है? कॉन्सेंट्रिक मतलब है एक गोले के ऊपर दूसरा गोला चढ़ा हुआ, यानी कि एक सर्किल के दो सेंटर, यानी एक सेंटर यहां आ रहा है, एक यहां आ रहा है, यानी एक से अधिक सर्किल होना कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहलाता है। अच्छा सर, यानी एक सर्किल को दूसरा सर्किल अगर काट रहा है तो कॉन्सेंट्रिक होता है उसका मतलब। बिल्कुल सही बात। तो इसको यहां से नोट डाउन करिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सरफेस ऑफ एनी कंडक्टर इन फॉर्म ऑफ सर्किल, कॉन्सेंट्रिक सर्किल, रेक्टेंगुलर शेप या ट्रायंगुलर शेप। तो आपको लगाना है वहां कॉन्सेंट्रिक सर्किल की फॉर्म में होता है। बिल्कुल सही बात, इसको नोट डाउन करिए और यहां से कर देते हैं रफ। अब पढ़ते हैं, अब स्टडी क्या करते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं इनकी डायरेक्शंस को डिटरमाइन कैसे करते हैं, तो उसी चीज को अब स्टडी करेंगे। राइट हैंड रूल। सर राइट हैंड थंब रूल है क्या ये? नहीं, इसका नाम सिर्फ राइट हैंड रूल है, इसमें थंब कभी मत जोड़ना और फ्लेमिंग भी मत जोड़ देना। कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या फ्लेमिंग वाला राइट हैंड थंब रूल है? नहीं, ये सिर्फ राइट हैंड रूल है। राइट हैंड रूल किसके लिए यूज किया जाता है? इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन, it used to determine the direction of magnetic field, यानी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा का पता करने के लिए, यानी डायरेक्शन का पता करने के लिए इस लॉ का यानी इस रूल का यूज किया जाता है। कौन सा रूल? राइट हैंड रूल। अच्छा, कहां? along the लेंथ ऑफ एनी वायर, यानी किसी वायर पे ही एप्लीकेबल है। याद रख लेना, किसी तार पे या किसी लेंथ पे ही एप्लीकेबल है। कैसे एप्लीकेबल है, अब उसी चीज को समझिए। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? होल्ड द कंडक्टर इन योर राइट हैंड। अब लॉ सीधे सीधे बोल रहा है कि किसी भी कंडक्टर को अपने सीधे हाथ में पकड़िए, कभी भी उल्टे हाथ की नहीं बात करता, ये बात करता है सीधा हाथ। और मेरा राइट हैंड है, ये आपका भी राइट हैंड होगा। तो ऐसे मैंने पकड़ लिया जी, पकड़ लिया मैंने इस तार को अपने सीधे हाथ में। आगे बोलिए क्या करना है? ये बोलता है देन पॉइंट योर थंब in direction of इलेक्ट्रिक करंट की दिशा में अपना अंगूठा लगाइए। कैसे करोगे? सारा आपने बोला था हमें ये हाथ में पकड़ना, ये जो तार है पकड़ लिया। अब आप बोल रहे हो कि अपना अंगूठा करंट की दिशा में करिए। हम कैसे कर लें? हमें कैसे पता कि करंट कौन सी दिशा में चल रहा है? भैया आपको इतना तो पता है कि आपका जो बोर्ड है, बोर्ड से आपने जो तार जोड़ा है, तार बिजली का, वो ऐसे ही तो जोड़ा है। तो जब बोर्ड से जोड़ा है तो बोर्ड से ही तो कोई चीज चलेगी, यानी जहां से पानी की पाइप लगी है पानी वहीं से आएगा ना, तो करंट भी वहीं से आएगा। तो सीधी सी बात है, करंट इस दिशा से इस दिशा में है। तो करंट जब इस दिशा से इस दिशा में है तो आप इसको ऐसे पकड़िए ना, तार को ऐसे पकड़ लीजिए, ऐसे। तो अंगूठा किस दिशा में हो गया? इस दिशा में, यानी कि तार को ऐसे पकड़ा और अंगूठा हो गया इस दिशा में। आगे क्या करना है सर? आगे बताइए। देन नाउ फिंगर्स मूव्स इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड, यानी फील्ड की दिशा में फिंगर ऑटोमेटिकली मूव करने लगेंगी। कैसे करेंगी सर? बिल्कुल करके दिखाते हैं। अब आपने सबसे पहले इसको देख लीजिए, लिख रहा है, जो लिख रहा है वही करके दिखाऊंगा।
ये बोल रहा है कि किसी भी बिजली के तार को, चाहे वो बिजली का कोई भी कंडक्टर हो, कितनी भी बड़ी लाइन हो, सब पे एप्लीकेबल है, छोटा हो या बड़ा तार हो। ऐसे पकड़ लीजिए जी, पकड़ लिया, सीधे हाथ में पकड़ना, सिर्फ लेफ्ट में नहीं, राइट में। फिर बोल रहा है कि अपने राइट हैंड को खोलिए, राइट हैंड के अंगूठे को खोलिए, यानी थंब को खोल लिया जी, खुल गया अंगूठा, हमारा अंगूठा खुल गया, खुल गया। अब ये बोल रहा है कि गोल गोल घुमाइए अपने हाथ को, अपने हाथ को गोल गोल घुमाइए। तो जब ये हाथ घूमेगा इस तरीके से, तो उंगलियां घूमेंगी ना, यानी इस तरीके से उंगलियां घूमेंगी, यानी अंगूठे के साथ उंगलियां घूमेंगी। तो अंगूठा जो है ये तो दर्शा रहा है करंट की डायरेक्शन को, और ये जो उंगलियां हैं ये दर्शा रही हैं मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को। अब यहां बना के दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं सर? प्रैक्टिकल भी तो तभी समझ में आएगा जब करोगे। ये कोई तार है, ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, इसमें करंट की दिशा ये है, तो सीधी सी बात है अंगूठा इधर है। जब अंगूठा इधर है तो इस तरीके से तो घूमेगा फिंगर्स, यानी फिंगर्स ऐसे घूमेंगी। तो जब फिंगर्स घूमेंगी ऐसे, तो यह ऐसे जाएगा ना करंट, यानी कैसे जाएगा? इस तरीके से ऐसे, तो ऐसे जाएगा, तो ऐसे होगा ना दिशा, ये वाली दिशा, करंट की दिशा ये होगी। यानी कि कैसे? इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, यानी घुमा के देखिए आप खुद समझ जाएंगे। यानी कि इस तरीके से घूमते हुए, तो ये भी तो इस तरीके से ही घूम रहा है, बिल्कुल सही बात। यानी ये क्या बताता है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर। और ये जो लॉ है ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, क्योंकि एग्जाम में ये तार नहीं पूछेगा, एग्जाम में आपसे पूछेगा कि कोई अंतरिक्ष से कोई कंडक्टर फेंका जाए, तो पृथ्वी की तरफ फेंका जा रहा है, तो उस पर कौन सी दिशा में मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। वो सब मैं आपको लेक्चर के लास्ट में बताऊंगा बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन फिलहाल आप राइट हैंड रूल को सीखिए। राइट हैंड रूल, सिर्फ जब भी राइट हैंड रूल की बात आएगी, आपको ये हाथ लेना है राइट, और ऐसे करना है, ऐसे। ये जो थंब है ये दर्शा रहा है किसको? करंट को, और ये फिंगर्स ये दर्शा रही हैं मैग्नेटिक फील्ड को। समझे बात? तो क्या सर ये जो लॉ है सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड वाले में ही एप्लीकेबल है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में एप्लीकेबल नहीं है? इसको लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेक कर सकते हैं इसको लगा के, लेकिन जो साइंटिस्टों ने पढ़ाया वो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के लिए पढ़ाया था। लेकिन अगर आपको आ जाए एग्जाम में, तो आप इससे इलेक्ट्रिक फील्ड भी सॉल्व कर सकते हैं। ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, कैसे मैं स्टडी करता हूं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, और मैं इसको यहां से रफ कर देता हूं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाता हूं। पहला पॉइंट लिखिए, when greater the current flowing through कंडक्टर। भैया अगर तार में ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है, भाई लाइन तो कई प्रकार की होती हैं, कोई लाइन 11 किलो वोल्ट की यानी 11 केवी की है, कोई 440 केवी की, और घर में 230 वोल्ट की ही होती है, यानी छोटी बड़ी लाइन होती है ना, लाइनों में डिफरेंस हो रहा है। तो ये लिख रहा है व्हेन ग्रेटर द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर देन मैग्नेटिक फील्ड विल आल्सो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। यानी कि अगर आप करंट ज्यादा बहा रहे हैं, किसी भी तार में फ्लो करा रहे हैं, तो सीधी सी बात है उस तार के आसपास सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रांग होगा, और कम करा रहे हैं तो कम होगा। यानी करंट को फ्लो ज्यादा करा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड एमएफ लिख सकता हूं इसको, ज्यादा होगा, और कम करा रहे हो तो कम होगा, सीधी सी बात है। इस एरो से ये दर्शाते हैं, यानी करंट ज्यादा फ्लो कराओगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगा, और करंट कम फ्लो कराओगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम होगा। समझने के लिए लिख सकते हैं। फिजिक्स में कहीं भी आपको एमएफ लिखा नहीं मिलेगा, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड का एमएफ लिख दिया, यानी मैग्नेटिक फील्ड शॉर्टकट में। समझे बात? तो यहां से हमें ये पता चला, अगर किसी तार में करंट ज्यादा फ्लो कराते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा बनेगा उस तार के अक्रॉस। दूसरा पॉइंट क्या है? मैग्नेटिक फील्ड नियर द कंडक्टर
is strong. If we go move away from, then will be weak filled. सीधी सी बात है, अगर चुंबक के पास किसी लोहे के टुकड़े को लाओगे तो तेजी से चिपका लेगा, यानी स्ट्रांग फील्ड बनेगा, और चुंबक से दूर ले जाओगे तो नहीं चिपका पाएगा। वैसे ही तार का फंडा होता है, तार के आसपास जो फील्ड होता है, यानी जो कंडक्टर के फील्ड बनता है इस तरीके से, अगर कंडक्टर के आसपास कोई चीज आएगी तो फील्ड ज्यादा होगा और दूर जाएगी तो कम होगा, सीधी सी बात है। यही तो कूलम्ब्स ने बोला था, अगर डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स घटाओगे और डिस्टेंस घटाओगे तो फोर्स बढ़ाओगे। कूलम्ब्स भी तो इसी चीज को बोलते हैं, कौन सी नई बात बोलते हैं। तो ये भी तो वही, इसमें कूलम्ब्स लॉ छिपा है। क्या छिपा है कूलम्ब्स लॉ? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्या, m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, यानी डिस्टेंस बढ़ा दिया तो फोर्स घट गया, डिस्टेंस घटा दिया तो फोर्स बढ़ गया। यानी ये फॉर्मूला जरूर दिमाग में होना चाहिए, कूलम्ब्स वाला फॉर्मूला अच्छे से इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में समझा चुका हूं। अगर किसी ने अच्छे से इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा है तो उसके लिए मैग्नेटिक वाला चैप्टर भी कुछ भी नहीं है। मैग्नेटिज्म बहुत इजी है, ये तो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक की 2 कॉपी है। इसको नोट डाउन करते हैं। तो कई लोग तो कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर जब इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म सेम ही चैप्टर हैं तो आपको ने एक ही बार में क्यों नहीं पढ़ाया? भैया दोनों का अलग अलग मैटर है। यानी इलेक्ट्रिसिटी की बात होती है, जब भी इलेक्ट्रिसिटी की बात होती है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इलेक्ट्रिसिटी ही किसी तार में लगने के बाद, यानी किसी कंडक्टर में लगने के बाद क्या बनाती है? इलेक्ट्रिसिटी से ही हम क्या प्रोड्यूस करते हैं? क्या? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, भैया इलेक्ट्रिसिटी से ही तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, कहीं अलग से तो आता नहीं है। यानी चाहे आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट हो, चाहे आपका फैन हो, चाहे आपका कूलर हो, चाहे आपकी मोटर हो, जो भी हो, पहले बिजली का तार लगाओगे तभी तो इसके अंदर चुंबक बनेगी फैन के अंदर। सेम वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी की बात होगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक को स्टडी करेंगे, और इलेक्ट्रिसिटी के कारण ही मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड की बात आती है तो उन चीजों को स्टडी किया जाता है मैग्नेटिज्म के अंदर। मैग्नेटिज्म, तो इन दोनों का एक दूसरे से रिलेशन है। अगर ये फादर है, यानी इलेक्ट्रिसिटी फादर है, तो ये क्या है? इसका सन है। यानी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। क्या सर, हमने तो सुना है मैग्नेटिक फील्ड से भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। यानी कि अगर इसकी वजह से ये पैदा हो सकता है तो इसकी वजह से भी ये पैदा हो सकता है। यानी एक दूसरे के इंटरलिंकेज हैं। सर ऐसा कहाँ होता है? ऐसा होता है जनरेटर के अंदर। यानी कि जनरेटर के अंदर पहले मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जनरेटर के अंदर पहले मैग्नेटिक फील्ड बनता है और तब इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, और मोटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है तब मैग्नेटिक फील्ड बनता है। उल्टा है फंडा। यानी कि इसको थोड़ा समझ लीजिए जो फिगर है। यानी अगर इसको आप समझ गए तो आप बन गए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। जनरेटर में क्या होता है? जनरेटर जो होता है आपका, जनरेटर में पहले मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है, घुमाने के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनता है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बनती है, और इलेक्ट्रिसिटी किसको मिलती है? हाउस को, यानी हम लोगों को जो मिलती है घर पे, वही इलेक्ट्रिसिटी होती है। और सर मोटर में क्या होता है? मोटर में भैया, मोटर में हमें पहले क्या देना पड़ेगा? मोटर के लिए, अब मोटर को यहां ना लिख के, पहले हम इलेक्ट्रिसिटी तलाश करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए ना हमारे पास मोटर को चलाने के लिए। उसके बाद जब इलेक्ट्रिसिटी के तार लगा देंगे मोटर में तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा सर, और तब जाके मोटर चलेगी, तब आपके घर की मोटर चलेगी। तो जनरेटर और मोटर का थोड़ा फंडा ये है, यानी कहने का मतलब ये है, इलेक्ट्रिसिटी से हम मैग्नेटिक फील्ड भी तैयार कर सकते हैं
और मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिसिटी भी तैयार कर सकते हैं। यानी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर एक दूसरे के लिंकेज हैं सर, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, इसीलिए दोनों को स्टडी किया जाता है और समान एक दूसरे की टू कॉपी हैं। इसीलिए आप बोल रहे थे कि अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक को स्टडी कर लिया है तो समझ जाइए मैग्नेटिक फील्ड भी स्टडी हो गया, क्योंकि दोनों के कॉन्सेप्ट समान हैं। अच्छा, तो इसको यहां से नोट डाउन जरूर करना है और समझना है, जो जो मैंने बोला उसको अपनी भाषा में लिख लेना ताकि आप भविष्य में इसको याद रख सको। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, पॉज करके वीडियो को, और मैं आगे बढ़ता हूं। जो मैंने आपको बताया है इस चीज को आपको कोई भी इंजीनियर बताएगा नहीं, क्योंकि ये पढ़ाया जाता है कहाँ, ये पढ़ाया जाता है डीसी मशीन के अंदर। डीसी मशीन के अंदर कोई अच्छे से समझाता है नहीं, उसमें शॉर्टकट तरीके से पढ़ाते हैं, जो मैंने आपको इसी चैप्टर के अंदर बता दिया। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो मशीन कुछ भी नहीं है आपके लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन शेप ऑफ कंडक्टर, शेप ऑफ कंडक्टर। सेम वैसे ही जैसे कोई छोटी चुंबक है तो कम चिपका पाएगी, कोई बड़ी चुंबक है यानी बड़ी मैग्नेट है तो ज्यादा चिपका पाएगी, वैसे ही कोई पतला तार है यानी छोटा सा पतला तार है जो घरों में होते हैं तो कम चुंबक बनाएगा, छोटी मोटी चुंबक बनाएगा। और कोई बड़ा सा तार है यानी मोटा वाला तार है, देखा होगा आपने, मोटा तार कहाँ होता है सर, ये होता है 440 kV, यानी जहां 4,40,000 वोल्टेज की लाइन होती है, समझे बात, 4,40,000 वोल्टेज की लाइन होती है, बड़ी वाली लाइन बोलते हैं जिसको एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन, इसको बोला जाता है EHT। बड़े बड़े केबल होते हैं, टावरों पे लगे हुए होते हैं, वहां ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनता है, वहां ऐसे बनता है, इसलिए उस लाइन के आसपास ज्यादा चिटर चिटर होती रहती है, समझे बात। और इसीलिए उसको नीचे ना रख के बहुत ऊंचाई पर टांगा जाता है टावल लगा के, कहीं ऐसा ना हो आपकी बाइक को ही खींच ले, क्योंकि उसमें होता है मैग्नेटिक फील्ड, चुंबक होती है। पता चला आप नीचे से साइकिल लेके जा रहे हैं और लाइन ने आपको ऊपर टांग लिया, आप भून दिए। अच्छा सर, इसीलिए जितना ज्यादा शेप होगा किसी भी कंडक्टर का उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ये वहां अप्लाइड होता है। अच्छा सर, आपने तो पावर सिस्टम भी एक कॉन्सेप्ट में उड़ा दिया। हाँ जी बिल्कुल, समझने का है पूरा, क्रॉस और डॉट नोटेशन पढ़ते हैं अब। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्रॉस और डॉट नोटेशन, क्रॉस और डॉट नोटेशन। सर हमने सुना तो है क्रॉस और डॉट नोटेशन, ये है क्या? क्रॉस का मतलब ये होता है, इसको बोलते हैं हम क्रॉस, कट मारना, और इसको बोलते हैं सर डॉट। इनका मतलब क्या है? अब ये क्या है? मार्कर। अगर मैं इसको इस बोर्ड के अंदर घुसाऊं, छेद करूं इसमें, तो पीछे क्या दिखेगा आपको? इसका बैक दिखेगा। अगर इसका बैक दिखेगा इस तरीके से, यानी इसी को बोल देते हैं क्रॉस। क्रॉस यानी अगर कोई करंट इनसाइड द सरफेस जा रहा है तो इसको लिख दीजिए व्हेन करंट फ्लोइंग इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द सरफेस। भैया इनसाइड द सरफेस, ये करंट मान लो इसको, इस मार्कर को। अगर ये इसमें घुसने की कोशिश कर रहा है तो आगे का थोड़ी ना दिखेगा, ये पीछे का ही तो दिखेगा बाद में। जैसे तीर कमान है, तीर कमान अगर घुस रहा है तो उसके पीछे का टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा, उसको बोलते हैं क्रॉस। अगर ये करंट इसके अंदर से बाहर आ रहा है, इस तरीके से बाहर आ रहा है, तो अब आपको क्या दिखेगा? ये चौच दिखेगी, इसकी निब। तो निब कैसे दिखेगी? इस तरीके से डॉट की तरह, यानी निब डॉट की तरह ही तो दिखेगी। तो व्हेन करंट फ्लोइंग outside the surface। सर कभी कभी इसको गो अवे और कम अवे भी बोला जाता है। अगर गो अवे तो अंदर की तरफ जाता हुआ और कम अवे तो बाहर आता हुआ। लेकिन सर इसका यूज कहाँ है क्रॉस और डॉट नोटेशन का? अभी बताते हैं इसका यूज, इसको नोट डाउन कर समझिए। अभी इसका यूज दिखाते हैं आपको।
इस तरीके से एक तार मिलेगा एग्जाम में, एसएससी जेई के एग्जाम में लिख लीजिए, एसएससी जेई के एग्जाम में आपको एक तार मिलेगा, यानी क्या है सर, वायर। ये वायर कुछ नहीं लिखा मिलेगा, ये भी नहीं लिखा मिलेगा, ये भी नहीं लिखा मिलेगा, इस तरीके से तार मिलेगा और एक तरफ क्या मिलेगा, इस तरीके से डॉट रखा मिलेगा और दूसरी तरफ इस तरीके से कट लगा मिलेगा। बोलेगा डिटरमाइन द करंट डायरेक्शन। तो जब हम आपको बताए थे कट का मतलब होता है अंदर जाता हुआ, अंदर जाता हुआ, तो सीधी सी बात है करंट की दिशा किस तरफ से किस तरफ होगी, यानी भाई जब अंदर जा रहा है तो ऐसे जा रहा है, लेकिन डॉट का मतलब क्या होता है, बाहर आता हुआ, बाहर आता हुआ। तो करंट की दिशा कैसे होगी, ऐसे होगी या ऐसे होगी, यानी कि अंदर की तरफ इस तरीके से होगी। समझे बात, यहां से यहां की तरफ, यानी जहां से करंट एंट्री करता है उसको दर्शाते हैं एंट्री, यानी करंट की एंट्री को दर्शाते हैं क्रॉस से। जहां से करंट एंट्री करता है किसी भी कंडक्टर में तो करंट बाहर आता है किसी भी कंडक्टर से या सरफेस से, उसको डॉट से दर्शाते हैं आउट हो रहा है, बाहर हो रहा है। इसलिए क्रॉस और डॉट नोटेशन, यानी अंदर जा रहा है तो एंट्री तो कर रहा है किसी तार में। दोबारा से समझिए, अगर ये बिजली का तार है इसमें एंट्री कर इस तरीके से, तो ये पीछे वाला ही तो दिखेगा, तो इसका मतलब है एंट्री। एंट्री का मतलब क्रॉस नोटेशन, यानी जब एंट्री करा करंट इस तरीके से एंट्री कर गया, अब आ रहा है बाहर, यानी बाहर आ रहा है, तो इसका मतलब डॉट, यानी इस तरीके से बाहर आ रहा है ना। तो इसीलिए क्रॉस और डॉट नोटेशन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ नहीं आता ऐसा, कैसे आता है एग्जाम में क्वेश्चन, एक बार और बता देते हैं, इसको रफ कर देते हैं पूरा और लिख लेना भाई। एक नंबर का सवाल आए तो कंफ्यूज नहीं होना है, मैं क्वेश्चन लगा दूंगा स्क्रीन पे। ऐसे तार आएगा बन के और एक तरफ डॉट आएगा, एक तरफ क्रॉस आएगा, तो बोलेगा डिटरमाइन द, ऐसे लिख देगा ए और बी, ऑप्शन दे देगा बी टू ए, बी हो जाएगा ऑप्शन बी, ए टू बी, सी हो जाएगा बोथ और डी हो जाएगा नन, यानी 4 ऑप्शन होंगे और क्वेश्चन ये होगा। और यहां हेडिंग लिखी हुई होगी डिटरमाइन द करंट डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन का पता लगाइए, कौन सी दिशा से कौन सी दिशा में। जब हम आपको बताए थे अगर करंट एंट्री कर रहा है तो क्रॉस लगा मिलेगा, तो एंट्री कर रहा है तो सीधे सीधे सर इस तरीके से एंट्री करेगा और इधर से बाहर आ जाएगा, यानी डॉट से बाहर आ गया, तो सीधे सीधे सर हमने पता लगा लिया करंट की डायरेक्शन ए टू बी होगी, तो ए टू बी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऐसे होते हैं एसएससी जेईई के क्वेश्चन, घुमाने वाले, बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं, आपको दिमाग लगाना है। कभी कभी करंट की जगह पे यहां लिख के दे देगा फील्ड, करंट की जगह पे मैग्नेटिक फील्ड लिख के दे देगा, मैग्नेटिक फील्ड, तब भी ये क्वेश्चन समान तरीके से ही होगा जैसे बताया था, यानी इसी लॉ पे होगा। समझे बात। तो सर अब आप बताइए वो वाला ये वाला राइट हैंड रूल कहां एप्लीकेबल हो गया इस पे। अब इसमें राइट हैंड रूल एप्लीकेबल होगा, यानी करंट ऐसे जा रहा है इस तार में, सीधी सी बात है एंट्री कर रहा है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी करंट की, ऐसे, यानी इस तरीके से घूमता हुआ जाएगा, इस तरीके से, यानी उससे डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। समझे बात। अब ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है, क्वेश्चन आता है सरफेस में डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा का बताना है। इस तरीके से डॉट लगा हुआ है, इस तरीके से क्रॉस लगा हुआ, इस तरीके से क्रॉस लगा हुआ है, यानी क्रॉस, और ये क्या है डॉट, और ये कोई सरफेस है। बोल रहा है कि इसमें किसकी डायरेक्शन का पता लगाना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता लगाना है। तो भैया कट का मतलब होता है अंदर की तरफ जाता हुआ, तो सीधी सी बात है कि करंट इधर से एंट्री करेगा, करंट किधर से एंट्री करेगा, इधर से, यानी डॉट का मतलब एंट्री। तो भैया जब करंट इधर से एंट्री करेगा तो राइट हैंड रूल लगा लो, ये वाला राइट हैंड, यानी इस तार को ऐसे हाथ में पकड़ा लो, इस सरफेस को जी, करंट ऐसे जाएगा, बिल्कुल सही बात। और फिंगर कैसे घूमेंगी, ऐसे, फिंगर को घुमा के देख लो ऐसे,
यानी फिंगर ऐसे घूम रही है, ऐसे, यानी इस तरीके से घूमता हुआ। तो सर इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड पूछा था, करंट की दिशा ये है, करंट की दिशा है ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा कहाँ होगी? डाउनवर्ड। ये वाली दिशा किसकी होगी? मैग्नेटिक फील्ड। दोबारा समझिए, करंट हमको ऑलरेडी दिया हुआ होता है, क्रॉस और डॉट से पता चलता है। उसके बाद हम पता लगाते हैं मैग्नेटिक फील्ड का। तो कैसे लगाएंगे? तार को हाथ में पकड़िए, ना भी पकड़ पाए तो इमेजिन कर लीजिए और फिंगर्स को घुमा के देख लीजिए। जैसे ही आप फिंगर को घुमाएंगे तो पता लग जाएगा, जैसे फिंगर घूमे वैसे सर्किल घुमा के देख लीजिए। मान लीजिए कंडक्टर ऐसे है, ऐसे है, डॉट इधर है, ये क्रॉस इधर है, डॉट इधर है। सीधी सी पता है मुझे करंट की डायरेक्शन इधर से इधर होगी, क्रॉस का मतलब यही होता है। तो अब ऐसे पकड़ लो, यानी ऐसे